लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, किसी को भी डाउट है क्या उसमें, किसी भी टॉपिक में पूछ लो। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहीं से स्टार्ट करना है ना, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। चलो देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। यानी यहाँ पे एक पार्टनर क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट फर्म में किसी दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। गुड आफ्टरनून योगेश, तनु। देखो, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, हमारे फर्म में लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अभी जो ए है, ए खुद की प्लेस पे मतलब अपना इंटरेस्ट वो किसको दे रहा है, डी को। तो ए खुद हट के अपनी प्लेस पे किसको रख रहा है, डी को रख रहा है। तो हम ये उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल, यानी कि आप पार्टनरशिप में हो, आप वो ट्रांसफर कर सकते हो कि अपनी पोजीशन को, अपने पार्टनर की पोजीशन को। बोला हाँ आप वो ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो देखो, पार्टनरशिप जब पहले हुई होगी तो पहले ए, बी और सी होंगे। अब ए हट के अपनी प्लेस पे डी को रख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है चेंजेस हो ही रहे हैं यहाँ पे। तो बोला है पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, तो असाइनिंग ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट कैन नॉट एंजॉय सेम राइट्स एज ओरिजिनल पार्टनर। अब ए अपना राइट किसको दे रहा है, फर्म में ए अपना राइट दे रहा है डी को। तो देखो पहले पार्टनरशिप हुई थी एबीसी बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके पार्टनरशिप बनाई। अब ए अपना शेयर अपनी प्लेस डी को दे रहा है, तो डी थोड़ी ना फ्रेंड है बी और सी का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करते भी हो ना, तो आपको ओरिजिनल पार्टनर वाले एकदम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट राइट्स मिलेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि राइट्स ऑफ सच ट्रांसफरी आर ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। ट्रांसफरी को क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू। पहला बोला इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी जो डी है, डी आएगा तो सही पर वो फालतू में नाटक नहीं करेगा कि बिजनेस ऐसे करो वैसे करो। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का जो प्रॉफिट का शेयर है ना, ए वो अपना प्रॉफिट का शेयर किसको दे रहा है, अब डी को दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला, डी आ रहा है एक ही जगह पे, मतलब वो शेयर लेगा बेसिकली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंटरफेयर करोगे, अपनी टांग अड़ाओगे, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, वो सब कुछ आपको नहीं करना है। इसके अलावा वो आपसे अकाउंट्स भी नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो पार्टनर है वो तो अकाउंट्स मांग सकता है, पर जो ट्रांसफरी है मतलब डी, क्या वो अकाउंट्स मांग सकता है, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता। और ना ही वो फॉर्म की बुक्स वगैरह को चेक। देखो आप जो डी हो ना, डी का सिर्फ कितना सा राइट है, डी का सिर्फ इतना सा राइट है कि जो ए को प्रॉफिट्स मिलते हैं ना, वो प्रॉफिट्स किसको मिल जाएंगे, डी को मिल जाएंगे। करेक्ट, बाकी आलतू फालतू टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है हर मैटर में। देखो इसके बाद क्या बोला, ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। आपको जिसने ट्रांसफर किया मतलब ए ने, तो ए को जितना प्रॉफिट मिलता है ना, बस ए को जो प्रॉफिट मिलता है वो अब तुम्हें मिल जाएगा, बात खत्म। बाकी इंटरफेयर करने की जरूरत है क्या, नहीं है। एंड बाउंड टू एक्सेप्ट प्रॉफिट्स एज एग्रीड बाय पार्टनर। जितने पार्टनर्स ने अग्रीमेंट किया है कि इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इतना आपका शेयर बनता है, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसी अकॉर्डिंग आपको शेयर लेना पड़ेगा। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, वो ये नहीं बोल सकता नहीं भाई तुमने अकाउंट सही नहीं बनाए हैं, तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है, चुपचाप जितना मिल रहा है उतना ले लो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो क्या बोला कि जब फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब जब फर्म का एंड होगा,
या फिर जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएगा उस पार्टनर का जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे जो अपना ट्रांसफर ही है मतलब डी, देखो क्या बोल रहा है, या तो फर्म ही एंड हो जाए या फिर जो पार्टनर है वो रिटायर होके जा रहा है। तो उस केस में क्या बोला, डी को क्या क्या मिलेगा, डी को अपना शेयर ऑफ असेट्स मिलेंगे टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड। मतलब जो ए का शेयर था असेट्स में, जो ए का शेयर था असेट्स में, अब फर्म बंद हो रही है या ए छोड़ के जा रहा है, तो ए के सारे राइट जो है प्रॉफिट में और किसमें, असेट में, वो किसको मिलेंगे अभी, डी को। तो ए का जो शेयर है ना, वो ए का शेयर किसको मिलेगा, डी को मिल जाएगा। किसमें, असेट्स में। जैसे लेट्स से 3 पार्टनर है और 90,000 के असेट्स है, ठीक है, 3 पार्टनर्स और असेट्स कितने के, 90,000। तो ए का शेयर कितना बनता है, 30,000 का बनता है ना, तो 30,000 का शेयर किसको मिल जाएगा, अभी डी को मिल जाएगा। एंड टू असर्टेन द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। देखो स्टार्टिंग में तो क्या कहा था, तुम्हें अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। पर अभी फर्म बंद हो रही है ना, अभी फर्म बंद हो रही है, तो उस केस में क्या बोला कि आपका शेयर आपको सही मिला है या नहीं मिला है, उसको कौन चेक कर लेगा, उसको चेक करने के लिए आपके पास पावर है, मतलब डी के पास पावर है, डी अकाउंट चेक कर सकता है। लेकिन उसको अकाउंट्स कब से मिलेंगे, एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। उससे पहले अकाउंट्स नहीं मिलेंगे आपको, डिसोल्यूशन के बाद ही मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोला कि ए ने जो अपना शेयर डी को ट्रांसफर किया है, वो ऐसे नहीं कि बिना पूछे उसने अपने मर्जी से ही ट्रांसफर कर दिया। अगर आप अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से ही होगा। आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, भाई अभी तक तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा था, अब मेरी जगह पे प्रॉफिट ये लेगा, तो ऐसे आप बिना पूछे तो ये काम नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद रिगार्ड टू माइनर, ठीक है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहते हैं, तो स्टार लगा लेना। अब देखो, ये हमने स्टार्टिंग में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, और हमने इसका रीजन भी डिस्कस किया था कि भाई माइनर पार्टनर क्यों नहीं बन सकता। अब एक बात बताओ, हमने ये देखा था पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, होता ही नहीं है। तो जब माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्या वो पार्टनरशिप में एंटर कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके पार्टनरशिप वाले, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता और पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी ओनली प्रॉफिट में आएगा, लॉसेस में नहीं आएगा, और ना ही उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी आएगी, ठीक है। तो उसको ओनली प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और जब वो माइनर मेजर बनेगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, तो हम उसको चॉइस देंगे, ऑप्शन देंगे कि भाई क्या तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ दो, चले जाओ, अगर तुम चाहते हो कंटिन्यू करना तो अब तुम एज अ पार्टनर कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा अभी हमें यहाँ पे देखना है कि चीजें कैसे कैसे होगी। देखो, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि हम माइनर को एक्सेप्ट करेंगे कि वो आ रहा है हमारी उसमें पार्टनरशिप में, पर वो पार्टनर नहीं है सच, वो सिर्फ बेनिफिट लेगा, मतलब प्रॉफिट शेयर वगैरह ये सब कुछ वो लेगा। अब देखो, माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एंटर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसके बाद क्या बोला, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर बिकॉज पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होती है, अभी हमने पूरा डिस्कशन किया, बट ही कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग ले सकता है, वो भी कैसे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके वो आ सकता है और वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकता है, करेक्ट। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट्स। देखो, अगर हम बात करें राइट्स की, तो राइट्स में क्या बोला, सबसे पहले तो उसको क्या मिलेगा, उसका अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी वो प्रॉफिट शेयर लेने के लिए आया है हमने डिसाइड किया है
वो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या वो बुक्स को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है अकाउंट्स की? बिल्कुल। बुक्स अकाउंट्स वगैरह चेक भी कर सकता है और उसकी कॉपी वगैरह भी ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। इसके अलावा sue द पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर, यानी अगर पार्टनर उसको अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं या पार्टनर उसको अपना शेयर प्रॉफिट का नहीं दे रहे हैं, क्या वो पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है? बोला हाँ, केस तो वो कर सकता है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? वो केस ओनली तब ही कर सकता है जब वो फॉर्म छोड़ के जा रहा हो। देखो क्या बोला, स्यू कर सकता है ओनली व्हेन ही इज सिवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज, यानी अब वो फर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, फिर भी पार्टनर्स उसको अकाउंट्स नहीं दिखा रहे, उसको उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे, तो फिर वो पार्टनर के ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। क्या वो इसके अलावा पार्टनर के ऊपर नॉर्मली कंटिन्यू करते करते पार्टनरशिप में केस कर सकता है? नहीं। पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तब वो केस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात पढ़ी ही अभी कि बीइंग अ माइनर तो आप पार्टनर तो नहीं माने जाओगे, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, पर जब आप मेजर हो जाते हो, 18 एंड अबव हो जाते हो, तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप मेजर हो गए, मेजर होने के 6 महीने में आप डिसाइड कर लो या तो आपको पार्टनर बनना है या फिर आपको फॉर्म छोड़ के जाना है। ठीक है। देखो क्या बोला, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही में विद इन 6 मंथ्स, ही में विद इन 6 मंथ्स, और मे है शेल नहीं है, मतलब ऑप्शन दे रहे हो आप उसको, मारपीट करके नहीं कि नहीं अब तो बनना ही पड़ेगा। ही में विद इन 6 मंथ्स इलेक्ट टू, वो डिसाइड करेगा कि भाई उसे पार्टनर बनना है तो बन जाए, उसे पार्टनर नहीं बनना है तो मत बने। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, अगर वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई मुझे पार्टनर बनना है, अगर वो पार्टनर बनने को डिसाइड करता है, तो फिर उसे वही वाला प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा जो उसके पास पहले था, बीइंग अ माइनर, मतलब वो पार्टनर भी हो गया और जो शेयर मिलता था वो कंटिन्यू, मतलब नॉर्मली कंटिन्यू करेगा आपको फर्म में। पर अगर वो नहीं बनता है, अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे यहाँ पे पार्टनर नहीं बनना है, तो ठीक है, फिर अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, मतलब उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा टर्म खत्म हो गया, मैं मेजर हो गया हूँ और मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करा कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है। और अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो क्या उसकी लाइबिलिटी आएगी? देखो क्या बोला, हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, यानी जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, अब उसके बाद में जो उसका शेयर है ना, उसका शेयर हम यूज नहीं कर सकते हैं लाइबिलिटी पे करने के लिए। देखो क्या होता है नॉर्मली, जब वो माइनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, करेक्ट, तो उसके पर्सनल लाइबिलिटी तो नहीं आती, मतलब उसके घर से हम कोई असेट वगैरह तो नहीं लेके आएंगे और नहीं देंगे डेट्स को पे करने के लिए, पर उसका जो शेयर होता है, मतलब उसका जितना प्रॉफिट का शेयर है, उससे तो आप यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। पर अब यहाँ पे क्या बोला, जब तक वो माइनर था तब तक हम उसका शेयर यूज कर सकते हैं, घर तक तो तब भी नहीं जाएंगे, पर उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो लाइबिलिटीज को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो फिर जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दे दिया ना, उस दिन के बाद तुमने कोई सी भी लाइबिलिटी अगर ली है तो वो वाली लाइबिलिटी के लिए माइनर का जो प्रॉफिट का शेयर है ना वो लायबल नहीं है, मतलब उसने पब्लिक को बता दिया मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, उस दिन के बाद जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए माइनर अपने प्रॉफिट्स में से पेमेंट नहीं करेगा, उसके पहले जो आई थी वो करना पड़ेगा उसको, पर जो उसके बाद में आई है उसके लिए क्या उसको वो पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसके राइट्स। अब देखो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइबिलिटीज। अब देखो क्या बोला है, लाइबिलिटी बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, कि जब तक वो मेजर नहीं बनता है तब तक उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज रहेंगी। देखो क्या बोला, अभी हमने ये बात की ही थी जस्ट, लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर एंड प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी, उसका जितना शेयर है, ठीक है, जितना उसका हिस्सा है, मतलब लिमिटेड है एक तरीके से, अनलिमिटेड वाली चीज नहीं है कि उसके घर तक आ गए उसके असेट ले गए फैमिली वालों के, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना उसका शेयर है इसमें फर्म में, ठीक है, उसके शेयर तक लिमिटेड है। नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर,
जब वो माइनर है उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, माइनर को हम कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब किसी बंदे के पास असेट नहीं है अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, माइनर को आप कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोला, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बट अगर फॉर्म हमने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की तो फिर पूरा वो प्रोसेस चलता है इंसॉल्वेंसी का। एक कोर्ट से रिसीवर आता है, वो अपॉइंट होता है, वो फिर फर्म के पूरे असेट्स को क्या करता है? बेचता है, और वो असेट को बेच के लाइबिलिटीज का क्या करता है? पेमेंट करता है ना, अपन ने पढ़ा है कंपनीज में भी, तो वो यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या बोला, उसका जो शेयर होगा, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो माइनर का जो शेयर है, मतलब जो असेट वगैरह है, वो किसके पास होगा? अभी रिसीवर के पास। तो अगर पैसा बचता है लाइबिलिटीज पे करने के बाद तो वो उसको मिलेगा। तो क्या बोला, माइनर कैन रिकवर हिज शेयर इन द फर्म ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, जितना भी उसका प्रपोर्शन है प्रॉफिट में शेयर है उसको वो अपना हिस्सा वापस मिल जाएगा। तनु ओके, ठीक है। तो ये तो क्या बोला हमने कि जब तक वो माइनर है तब तक क्या होगा, तो हमने क्या बात पढ़ी कि वो जो पर्सन है उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी, जितना उसका कंट्रीब्यूशन हिस्सा है ना, मतलब प्रॉफिट है जितना उसका फर्म में, उतने तक तो आप ले सकते हो, उसके घर तक पहुंचना है क्या? घर तक नहीं पहुंचना है, और वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। फिर आते हैं आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, कि अब माइनर मेजर बन गया, 18 और अबव हो गया, तो उस केस में देखो क्या बोला, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। उसको क्या डिसाइड करना होगा कि उसको पार्टनर रहना है या उसको छोड़ के जाना है। तो उसको डिसाइड करना है कितने में? 6 मंथ्स फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी, मेजर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये चीज डिसाइड कर लेनी है, या फिर उसको ये नॉलेज मिल जाए कि अब वो एंटर हो चुका है पार्टनरशिप में। दोनों में से जो भी लेटर डेट है इनमें से उसको डिसाइड करना होगा। देखो क्या बोला, जैसे वो मेजर बन जाता है, मेजर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर लो? डिसाइड कर लो, ठीक है। या फिर आपको नॉलेज मिल गई कि भाई आप कंटिन्यू हो रहे हो, अब आप डिसाइड कर लो। तो जो भी लेटर डेट है आपको पता चल जाता है, या 6 महीने हो जाते हैं, मतलब बेसिकली 6 महीने वाले मानना है, तो आप डिसाइड करो। अब देखो क्या बोला, या तो आप डिसाइड करो कि आपको पार्टनर बनना है, या फिर आप क्या डिसाइड करो कि आपको पार्टनर नहीं बनना। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको पार्टनर बनना है तो आप या तो खुद ही बोल दो कि हाँ भाई मुझे कंटिन्यू करना है, या फिर आप तब पार्टनर बन जाओगे जब आपने खुद ही बोल दिया, या फिर आप तब पार्टनर बन जाओगे जब आपके 6 महीने ओवर हो गए, और 6 महीने ओवर होने के बाद भी आपने पब्लिक को नोटिस नहीं दिया कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा। तो अगर आप बताओगे नहीं 6 महीने तक भी, तो हम ऑटोमेटिक मान लेंगे कि आप पार्टनर बन गए। तो क्या बोला, बिकम पार्टनर विलिंगली और ऑन फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस दैट ही विल नॉट बिकम पार्टनर, ठीक है। तो या तो आप खुद ही बता दो कि आप पार्टनर बन रहे हो, या आपने नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि आपको पार्टनर नहीं बनना, उल्टा नहीं बताया आपने, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला, अब अगर आप पार्टनर बन जाते हो, चाहे खुद से चाहे नोटिस नहीं दिया उस रीजन की वजह से, तो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या रहेंगे। अब देख लो, जो आपको पहले बेनिफिट मिले थे अब वो सारे बेनिफिट आपसे ले लिए जाएंगे। पहले आपको क्या बेनिफिट मिला था? आपको बेनिफिट क्या था कि क्या आपकी पर्सनल लाइबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी ना, पर अब तो आप पार्टनर बन गए हो, अब आपकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी टू ऑल द थर्ड पार्टीज, मतलब जो भी फर्म काम कर रही है ना, अब आपकी भी उसकी केस में पर्सन, मतलब अब आप पार्टनर बन गए, अब आपकी भी क्या आ जाएगी? वो म्यूचुअल एजेंसी आ जाएगी, ठीक है। फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अब जिस दिन से आप पार्टनर बने हो तब से लायबिलिटी नहीं आएगी, स्टार्टिंग से लायबिलिटी आएगी। स्टार्टिंग से कहां से? जिस टाइम से आप एज अ माइनर एंटर हुए थे ना, मतलब जब आपको हमने एडमिट किया था बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी जब आप माइनर के तौर पे एंटर हुए थे, उस केस में वहां से लेके आपके ऊपर लायबिलिटी कंटिन्यू होगी। मतलब उस डेट से जो भी फर्म की लायबिलिटीज है ना, वहां से लेके अभी तक की सारी के सारी जो लायबिलिटीज हैं वो आपकी क्या होने वाली है? कंटिन्यू
होने वाली है। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप पार्टनर बनते हो तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, और अगर आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है तो उस केस में क्या बोला, आपकी लायबिलिटी कहां से आएगी, जिस दिन से आप माइनर बने थे, मतलब माइनर के तौर पे एंटर हुए थे, करेक्ट। तो जिस दिन से आप एडमिट हुए हो टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उस डेट से ही आपकी सारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, स्टार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैक डेट से जाके काम हो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला, हिज शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन सेम टू विच ही वाज एंटाइटल्ड, मतलब जो उसका शेयर था कि भाई इतना उसको शेयर मिलेगा, इतना उसका हिस्सा रहेगा, वो सब कुछ तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, बस लायबिलिटी आपकी अभी पर्सनल लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला, ही डिसाइड्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, यानी अब वो क्या डिसाइड कर रहा है कि उसको पार्टनर नहीं बनना। 6 महीने का टाइम था, या तो पार्टनर बन जाओ या फिर पार्टनर नहीं बनोगे। अब अगर वो डिसाइड करता है कि उसको पार्टनर नहीं बनना है तो उसे, अभी हमने बात की ना कि उसको क्या देना होगा, उसे पब्लिक नोटिस, मतलब पब्लिक को बताना होगा भाई मैं अभी माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हो गया हूं और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं एज अ पार्टनर। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया 6 महीने में तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर देखो क्या बोला, अब वो पार्टनर तो नहीं बना, उसने पे मना कर दिया उसको पार्टनर नहीं बनना, तो उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज कैसी बनी रहेंगी, माइनर वाली जो अपन ने पहले पढ़ी है वो सेम टू सेम रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। अब जब उसे कंटिन्यू करना ही नहीं है तो फिर हम उसको पार्टनर तो मानेंगे ही नहीं, तो उसकी जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू होंगे, नोटिस देने के बाद तो वो भी कंटिन्यू नहीं होंगे। एंड हिज शेयर इज नॉट लायबल, ऑब्वियस सी बात है कि अब वो पार्टनर ही नहीं बना है तो क्या उसकी लायबिलिटी आएगी क्या आगे के एक्ट्स के लिए, नहीं। तो हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, यानी कि अब जिस दिन उसने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद फर्म जो भी काम करे, जो भी लायबिलिटीज लेती है उसका शेयर भी लायबल, घर से तो वैसे ही नहीं लेना है, पर हम क्या पढ़ रहे थे उसका शेयर तो लायबल होता ही है ना, जो उसका प्रॉफिट्स का पोर्शन है। अब जिस दिन नोटिस दे दिया ना, नोटिस देने के बाद उसका प्रॉफिट वाला पोर्शन भी लायबल नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये हमने पहले बात की थी कि अगर वो फर्म छोड़ रहा है तो क्या वो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है कि उसको उसका शेयर देना पड़ेगा, वो उसको स्यू कर सकता है। तो एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर्स फॉर ए शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। अगर वो उसे पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या आपके पास स्यू करने की पावर है क्या? एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला, माइनर जो है अगर वो पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर नहीं बनना चाहता है, दोनों ही केस में वो किसको नोटिस देगा, रजिस्ट्रार को नोटिस देगा कि मैं पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड हूं या इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो भी है। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये बताओ यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? किसी को भी इस टॉपिक में डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है इसने, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन या गोइंग आउट, यानी कि कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला है इसमें कि पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं रिलेशन में, जैसे अगर कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है या हम किसी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हैं, मतलब
फर्म से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो पार्टनर के बीच में आपस में रिलेशन चेंज होता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होता है फर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना सेक्शन 31 जो कि किसका है, इंट्रोडक्शन मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, न्यू पार्टनर को अगर आपको एडमिट करना है तो बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। न्यू पार्टनर्स कैन ओनली बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो क्या बोला, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की राइट्स और लायबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, देखो क्या बोला है, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर की लायबिलिटी कब से स्टार्ट होगी, जिस दिन से वो फर्म में आया है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लो अपनी फर्म थी, वो फर्म कब बनी थी, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को बनी थी। अब कौन कौन थे इसमें, ए था, बी था और सी था। अब लेट्स से 1 जुलाई 2024 को कोई न्यू पार्टनर आया, मान लो मिस्टर डी, न्यू पार्टनर आया, तो ये जो न्यू पार्टनर आया है, ये न्यू पार्टनर की लायबिलिटी किस डेट से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 23 से स्टार्ट होगी, या फिर वो स्टार्ट होगी 1 जुलाई 2024 से। तो क्या बोला, जिस दिन उसने एडमिशन लिया ना, उसकी लायबिलिटी इसी डेट से स्टार्ट मानी जाएगी, मतलब इस डेट से ही हमें ये मानना है कि उसकी लायबिलिटी कमेंस हो रही है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ये। लेकिन देखो, अनलेस ही अग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिशन। अब वो बहुत ही महान आदमी है, ठीक है, उसको लग रहा है कि भले ही मैं आया तो कब हूँ, 1 जुलाई को, लेकिन मैं फर्म की पहले वाली लायबिलिटीज के लिए भी अपने आप की लायबिलिटी ले रहा हूँ। मतलब वो एबीसी को क्या बोल रहा है कि मैं आया तो कब से हूँ, 1 जुलाई से, कोई बात नहीं, पर तुम एक काम करो, 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से जितनी भी लायबिलिटीज आई है ना, वो लायबिलिटी भी मैं लूंगा। तो अब अगर वो ऐसा अलग से एग्रीमेंट कर लेता है बाकी सारे पार्टनर्स के साथ में, तो फिर उसकी लायबिलिटी जुलाई से नहीं बल्कि जनवरी से काउंट होगी। और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करता है, वो बड़े दिल वाला नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मैं जब से आया हूं मेरी लायबिलिटी इस डेट के बाद से ही काउंट होगी। मतलब अगर हमने इस डेट से काउंट करनी है तो इस डेट के बाद जो भी लोन लिया बस डी उसके लिए लायबल होगा। इस डेट से पहले जो भी लोन लिया, क्या उसको पे करने की ड्यूटी डी की है, नहीं, वो ड्यूटी ओनली ए, बी और सी की होने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस may agree to assume liability of the existing debts of the old firm. This is called novation. अब देखो क्या बोला यहाँ पे, एग्जाम्पल सुनो। जैसे लेट्स से हमने क्या किया था, हमने 3 जनवरी 2024 को लोन लिया था मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने अपनी फर्म को क्या दिया था, लोन दिया था। तो एक बात बताओ, उस टाइम पे फर्म को लोन दिया था तो फर्म में कौन थे, ए, बी और सी थे ना, तो मतलब लायबल कौन होंगे, ए, बी और सी लायबल होंगे नॉर्मली तो। लेकिन अब डी आ गया और डी महान बन रहा है। डी क्या बोल रहा है, मैं अपनी लायबिलिटी कहाँ से लूंगा, मैं अपनी लायबिलिटी लूंगा 1 जनवरी से। तो फिर हमें इसमें चेंज करना होगा। हमें यहाँ पे ये जो डेटर है, ये डेटर अभी कौन है, फर्म है, और एक्स कौन है, क्रेडिटर है। तो हमें एक्स को बताना पड़ेगा कि भाई अभी तुम्हारी डेटर, पहले तो ओल्ड फर्म थी, अब डेटर कौन हो गई है, न्यू फर्म। यानी अब ये डेटर नहीं है, अब डेटर कौन है, न्यू फर्म। और न्यू फर्म में अब कौन कौन से लोग हैं, ए, बी, सी एंड डी। यानी आप क्या करो, डेटर की जगह पे ओल्ड फर्म का नाम हटा दो और किसका नाम लिख दो, न्यू फर्म का। और ये चीज आप किसको इंटीमेट कर दो, ये चीज आप बता दो किसको, क्रेडिटर को।
तो अब आप अगर ये पूरा काम करते हो तो फिर इसमें सिर्फ ए बी सी की नहीं और किसकी लायबिलिटी आती है, डी की भी लायबिलिटी आती है, क्योंकि ये बात अब किसको पता है, एक्स को पता है ना, तो अब एक्स डी को भी लायबल मानेगा। ठीक है, बट अगर एक बात बताओ, ये ऐसे हमने इतना बड़ा प्रोसेस नहीं किया होता, अगर हमने इतना बड़ा प्रोसेस नहीं किया होता, हमने आपस में बस अग्रीमेंट कर लिया होता कि भाई डी भी लायबल होने वाला है, और हमने ये चीज किसको नहीं बताई होती, नहीं बताई होती हमने क्रेडिटर मतलब एक्स को नहीं बताई होती, हमने आपस में ही अग्रीमेंट कर लिया कि डी भी लायबल है, तो फिर एक्स डी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर आपको डी को लायबल करना है ना इन फ्रंट ऑफ एक्स, तो मतलब ये प्रॉपर पूरा आपको चेंज करना होगा, इस तरीके से ओल्ड फॉर्म को हटा के न्यू फॉर्म लिखना होगा इन प्लेस ऑफ डेटर। तो अगर आप ये पूरा काम करके फिर एक्स को बताओगे, तब तो ये पूरा क्या मान लिया जाएगा, एक्स जो है ना, एक्स भी क्या कर पाएगा, वो डी के ऊपर केस कर पाएगा। अदरवाइज आपस में अग्रीमेंट करते हो, एक्स को नहीं बताते हो, तो एक्स के माइंड में तो क्या सेट है, ए बी और सी है, फिर ए बी और सी डी से रिकवरी करते हैं नहीं करते हैं वो उसकी मर्जी है। ठीक है, सुभाष, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जब कोई बंदा अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाता, उसके पास पैसा नहीं है, असेट नहीं है अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए। तो मान लो मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं सिर्फ 1,000 रुपए, और मेरे ऊपर उधार है 10,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए से मैं 10,000 रुपीज का पेमेंट कैसे कर पाऊंगी, मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता अपने उधार को चुकाने के लिए, उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो, और देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि आप ओल्ड फॉर्म की जगह पे अभी क्या लिख दो, न्यू फॉर्म, एंड क्रेडिटर्स में अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फॉर्म एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज ओल्ड पार्टनर। यानी ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए बी और सी, अभी एक्स ए बी और सी को हटा के किसको बना रहा है डेटर, ए बी सी और डी। तो मतलब प्रॉपर तरीके से आप काम कर लो। ठीक है, पर ये सिर्फ तभी होगा जब डी रेडी है पुराने वाले डेट्स के लिए भी लायबिलिटी लेने के लिए। अगर डी बोल रहा है ना मैं पुराने डेट्स के लिए लायबल नहीं हूं, तो फिर डी लायबल होगा या नहीं होगा, फिर पुराने डेट्स के लिए डी लायबल नहीं होगा, फिर जिस दिन से उसका एडमिशन हुआ है उसी डेट के ऑनवर्ड्स डी लायबल माना जाएगा। क्या सबको एडमिशन क्लियर है, क्या जो हमने ये बात करी है ये क्लियर है, क्या ओल्ड फॉर्म न्यू फॉर्म वाली, एवरीवन? ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया एडमिशन, अभी आता है अपना सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक कौन सा है अपना, रिटायरमेंट। देखो अब रिटायरमेंट में क्या बोला कि एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट ले लो आप और आप रिटायर हो जाओ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ एक्सप्रेस अग्रीमेंट। यहाँ पहले से कोई अग्रीमेंट हो रखा है कि भाई मैं तो 5 साल काम करूंगा, 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, या मैं इतनी एज तक काम करूंगा उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो या तो पूछ लो, नहीं पूछा तो फिर आपने एग्रीमेंट में लिख रखा होगा, उस अकॉर्डिंग आप रिटायर हो जाओ। ठीक है, या अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सब पार्टनर्स को क्या दे दो, नोटिस दे दो कि भाई मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। तो आप कैसे भी करके या तो कंसेंट ले लो सबकी, या कोई अग्रीमेंट पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो नोटिस दे दो सबको। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एट विल है। तो अब देखो क्या बोला कि रिटायरिंग पार्टनर जा तो रहा है पर क्या वो लायबल होगा क्या, तो देखो क्या बोला है इस केस में, रिटायरिंग पार्टनर एंड फर्म continue to be liable as partner to third party for any act done by any of them which have been the act of the firm if done before retirement। अब अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, until public notice of retirement given। यानी जब तक बंदा पब्लिक को नोटिस नहीं देता किस बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, पब्लिक को बता दो। जिस दिन आपने पब्लिक को बता दिया, क्या बता दिया कि आप रिटायर हो रहे हो, उस दिन के बाद से आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी, उस दिन के बाद से आप लायबल नहीं। ठीक है, तो आपको पब्लिक को बताना है, जिस दिन आपने पब्लिक को बता दिया उसी दिन के बाद से आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी। पर अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे
तो उस केस में आपकी लायबिलिटी फिर पहले से भी आएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर पब्लिक नोटिस दे देते हो तो आपकी लायबिलिटी खत्म है जिस दिन से आपने नोटिस दे दिया। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी। भले ही आपने बोल दिया मैं रिटायर हो रहा हूँ, पब्लिक को तो नहीं बोला है ना, आपस में बोला है ना, पब्लिक को सपने थोड़ी आ रहे हैं, तो जब तक पब्लिक को नहीं बताओगे तब तक आप लायबल माने जाओगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला, रिटायरिंग पार्टनर वो रिटायर हो रहा है तो वो लायबल नहीं होगा। मान लो उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, रिटायर हो रहा है पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और कोई बंदा फर्म को लोन दे रहा है, और जो बंदा फर्म को लोन दे रहा है ना उस बंदे को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर भी था, तो फिर वो उस वाले लोन के लिए लायबल नहीं होगा। अब क्या बोला है इसने, एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, सी रिटायर होना चाहता है, सी ने रिटायर होने के लिए ए और बी को तो बता दिया पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब कोई डी नाम का बंदा है, डी नाम के बंदे ने ए और बी को लोन दिया, डी नाम के बंदे को ये पता ही नहीं है कि सी पार्टनर भी है, मतलब डी को तो ओनली क्या लगता है ए और बी पार्टनर है, दैट्स इट, ए सी को जानता ही नहीं है। अब डी ने लोन दे दिया 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, लेट्स से इसने लोन दिया 10 अगस्त को और सी ने पब्लिक नोटिस दिया 15 अगस्त को। तो अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सी लायबल होगा? तो बोला नहीं, सी लायबल नहीं होगा क्योंकि इस लोन में जिसने लोन दिया उसको पता ही नहीं है कि सी पार्टनर है। जब उसको पता ही नहीं है सी पार्टनर है तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको नोटिस दिया कि नहीं दिया अपन ने, ठीक है। लेकिन अगर डी को पता होता ना कि सी पार्टनर है तो फिर सी लायबल होता, क्योंकि उसने नोटिस बाद में दिया है और लोन पहले मिल गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद देखो क्या बोला, पब्लिक नोटिस कौन कौन दे सकता है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मतलब सी, वो भी दे सकता है, या एनी अदर पार्टनर, ए ने या बी में से किसी ने दे दिया वो भी दे सकता है, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस कोई भी दे सकता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपल्शन। देखो एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब हम बात करें अगर एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? आप किसी पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल रहे हो। एक्सपल्शन मीन्स आप किसी पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल रहे हो। तो अगर आप किसी को बाहर निकालना चाहते हो तो ऐसे कोई भी रैंडम फालतू सा रीजन नहीं होना चाहिए, हमारा मन कर रहा है हम तो निकालेंगे ऐसे वैसे, ये कोई रीजन नहीं है किसी को काम से निकालने का। अगर आपके पास एक बोनाफाइड रीजन है, वैलिड रीजन है, मान लो बदतमीजी कर रहा है, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से आपकी मार्केट में गुडविल खराब हो रही है, तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, बोनाफाइड रीजन होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस का बेनिफिट हो तो आप उसको निकालो, फालतू का रीजन देके आप उसको नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, इसके बाद क्या बोला, आप किसी को एक्सपेल कर सकते हो, क्या ये पावर है? अगर ये पावर है तो ये लिखी हुई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, यानी आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि एक्सपल्शन की पावर आपके पास है, आप निकाल सकते हो किसी को, ठीक है। दूसरी चीज, ये पावर सारे पार्टनर्स जो है उसमें से मेजॉरिटी पार्टनर्स हाँ बोलेंगे ना तो ही आप किसी को एक्सपेल कर सकते हो। मान लो 10 पार्टनर्स हैं, हमें निकालना है एक पार्टनर को, जब तक 10 में से 6 पार्टनर्स हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आप उस पार्टनर को नहीं निकाल सकते। ऐसे नहीं है एक दो ने ग्रुप बना लिया और उन्होंने मिलकर निकाल दिया, मेजॉरिटी पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी आप एक्सपेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और एक्सपल्शन होगा, अभी हमने बात की ही थी, गुड फेथ में, मतलब पार्टनरशिप के बेनिफिट में होना चाहिए। जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो पहले उसे क्या दो, नोटिस दो। ऐसे नहीं है भाई कि लॉक लगा दिया उसको अंदर आने नहीं दे रहे कि तेरे को तो हमने निकाल दिया ऐसे वैसे करके। अरे भाई निकाल रहे हो तो पहले बताओ तो सही उसको, तो पहले आप उसको नोटिस दोगे कि तुझे हम निकाल रहे हैं, और उसको क्या दो, OOBH होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है उसकी बात सुनो, उसको बोलने का मौका तो दो तुम कि भाई वो अपनी सफाई में कुछ तो बोलेगा ना कि भाई मेरे से गलती हो गई है, सॉरी, ये वो रीजन देगा, तो उसको एक बार बोलने का मौका दो, ठीक है। तो ये सारे आपको चीजें माननी है। अगर आपने ये चीजें बिना माने उसको एक्सपेल कर भी दिया, इनको बिना माने,
तो वो एक्सपेल्शन क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। यानी ये सारी कंडीशन मानोगे तो एक्सपल्शन वैलिड है, ये कंडीशन में से एक भी नहीं मानोगे तो एक्सपल्शन क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। करेक्ट। और क्या बोला, जो प्रोविजंस हैं कौन से, कि भाई उसको निकाला है आपने तो उसके रिगार्डिंग भी क्या दोगे, पब्लिक नोटिस दोगे। उसकी लायबिलिटी भी जब तक नोटिस नहीं दोगे कंटिन्यू होगी, नोटिस के बाद कंटिन्यू नहीं होगी। तो मतलब जो सारे रिटायरिंग पार्टनर के थे ना लायबिलिटी और नोटिस वाले पॉइंट्स, वो सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएंगे किसके ऊपर, एक्सपर्ट पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो वो सेम प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। चलो ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ते हैं।